कि जगत सिंह जी पूरी तरह उसमें असफल साबित हुए। यहाँ के स्थानीय जो विधायक है, सरकार में मंत्री है, पूरी तरह से ट्राइबल का पैसा दिलाने में असफल साबित। और एफआरए के बारे में जिस तरह से 2006 के बाद हिमाचल में सरकारें आती रही, लेकिन इसमें कोई भी काम नहीं कर पाया। कि हमारी सांसद ने, कुमारी कंगना रनौत ने एक साथ 62 लाख रुपए किन्नौर को देने का काम किया। डॉक्टर हर्ष महाजन जी ने 25 लाख रुपए किन्नौर में स्कूलों के लाइब्रेरी के लिए और अन्य एजुकेशन के काम के लिए देने का काम किया। जो मैं विधायक नहीं रहते हुए भी मैं उसको स्वयं डिप्टी कमिश्नर साहब के साथ बैठता था, ऑफिसर्स के साथ बैठता था और स्वयं मैंने उस एक्ट को जो है पढ़ा है। उसके कारण हम कर पाए कि आज मैं विधानसभा चुनाव हारा। मैं दूसरे दिन रिकांगपिओ के अंदर, शहर के अंदर मैं लोगों से मिलता हुआ दिखा। जो 5 साल का कार्यकाल हमारा रहा है, विधायक नहीं रहते हुए भी जो किन्नौर का विकास किया है। जिस दौर में पूरे देश की सियासत में कांग्रेस का डंका बजता था और हिमाचल में भी सत्ता का स्वाभाविक मतलब कांग्रेस होता था, उस दौर में किन्नौर में दक्षिणपंथी विचारधारा के एक नेता की तूती बोलती थी। ठाकुर सेन नेगी उस दौर में लगातार 4 बार विधानसभा पहुंचे और कुल 5 बार एमएलए रहे, लेकिन ठाकुर सेन नेगी की विरासत को कोई अन्य नेता संभाल नहीं सका। हालांकि 2007 में तेजवंत नेगी जीते, इसके बाद बीजेपी के अरमान परवान नहीं चढ़ पाए। खैर 2027 में जीत को लेकर बीजेपी ने कदम ताल तेज कर दी है और बीजेपी की सूरत बदलने के लिए सूरत नेगी भी फील्ड में लगातार डटे हैं। सूरत नेगी ने अपनी छात्र राजनीति से संघर्ष किया और करीबन 35 साल पार्टी को दी। 2022 के चुनाव में वो बीजेपी प्रत्याशी रहे, लेकिन जीत नहीं हो पाई। खैर अब 2027 के लिए 2 साल का वक्त बचा है और मौजूदा स्थिति में बीजेपी क्या कुछ खास कर रही है, वहां के कुछ मुद्दों पर भी हम बात करेंगे। और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है सूरत नेगी जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है सूरत जी। सूरत नेगी जी, सबसे पहले तो हम आपसे यही जानना चाहेंगे, देखिए जिस विषय पर आप हमेशा से बोलते रहे हैं कि किन्नौर में एफआरए और एफसीए के जो लंबित मसले हैं उसका स्टेटस क्या है, क्योंकि अभी तक ऐसे कई मामले मुझे लगता है कि हजारों की संख्या में ये लंबित पड़े हैं और सरकार कह रही है कि केंद्र की ओर से मदद नहीं मिल पा रही है। क्या कहना चाहेंगे? आप विपक्ष में भी है और केंद्र में आपकी सरकार है, तो कैसे इस ये जो मुद्दा है इसको लेकर काम किया जा रहा है? सबसे पहली बात, आपने पहला सवाल जो किया है बहुत ही महत्वपूर्ण है किन्नौर के संदर्भ में। और एफआरए के बारे में जिस तरह से 2006 के बाद हिमाचल में सरकारें आती रही, लेकिन इसमें कोई भी काम नहीं कर पाया। मैं धन्यवादी हूँ आदरणीय जयराम ठाकुर जी का, जिनके आशीर्वाद से हमने 2021 के अंदर किन्नौर में इसके एफआरए के तहत लोगों को ज़मीन देने का काम किया है। लेकिन जो रास्ता नहीं बना पाए, हमने उसका रास्ता निकालने का काम किया। लेकिन पिछले 3 वर्षों के कार्यकाल में जहां किन्नौर से सरकार में मंत्री है, उसके बावजूद जिस स्तर में लोगों को इसका लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिला है। और लगभग 15,000 केसेस किन्नौर के अंदर पेंडिंग है, जिसके ऊपर जो है सरकार कुछ नहीं कर पाई है। और जो छोटे छोटे जो केसेस है, 1 बीघा 2 बीघा ऐसे कुछ केसेस को करने का काम किया है, जिनको घर देने की दृष्टि से कुछ स्थानों पर किया गया है। लेकिन जो इसका मूल उद्देश्य है, जो हमने 350 के लगभग केसेस किए थे, जिसमें हाईएस्ट 18 बीघा किसी इंडिविजुअल को दिया था, उस तरह के काम करने में जगत सिंह जी पूरी तरह से असफल साबित हुए। पहली बात तो ये है कि एफआरए के लिए केंद्र की कोई ज़रूरत नहीं है। केंद्र ने एक्ट बनाया है, डिप्टी कमिश्नर उसमें जो है पूरी तरह उनको अधिकार है, डीएलसी के अंदर वो सैंक्शन कर सकते हैं। और अन्य जो विकास के कार्यों की बात हम करें तो केंद्र सरकार पूरी तरह से सहायता कर रही है। और ये पहला मंत्री हिमाचल प्रदेश के अंदर है जो ये कहते हैं कि केंद्र की ओर से कोई सहायता नहीं हो रही है। लेकिन दूसरी तरफ विक्रमादित्य जी कहते हैं कि भाई जो है करोड़ों पैसा केंद्र से आ रहा है और केंद्र सरकार का वो धन्यवाद करते हैं। और मैं एक बात आपको महत्वपूर्ण ये बताना चाहता हूँ कि केंद्र की जितनी भी योजनाएं हैं उसका 90 और 10 का रेशो है। 90% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है और लगभग ये 35 स्कीमें हैं जो केंद्र की योजनाएं हैं जिसमें ये रेशो रहता है। और ट्राइबल एरिया के अंदर वो जो 90% पैसा आ रहा है उसका 9% हमारा शेड्यूल्ड एरिया का अधिकार है। और मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि जगत सिंह जी कहना क्या चाहते हैं। हमारा तो वो अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, वो किन्नौर और ट्राइबल एरिया के अंदर तो पैसा का कमी हो ही नहीं सकता है।
और जब मैं सरकार में था, भाजपा की सरकार में थी, हिमाचल में सरकार थी, जयराम जी मुख्यमंत्री थे और मैं तो विधायक भी नहीं था, उसके बावजूद जो है किन्नौर का जो ट्राइबल सब प्लान का बजट है उसको 62.5 करोड़ से 140 करोड़ लेकर गए। और आज सरकार में मंत्री होने पर भी जगत सिंह जी ने उसको 140 से 75 करोड़ कर दिया है और वो कह रहे हैं कि सरकार में पैसा नहीं है, जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट का जो भी स्कीम है वो जो पैसा आ रहा है ट्राइबल एरिया का उसमें 9% का हमारा अधिकार है। और उसके साथ साथ मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जो प्रदेश की ओर से रिकमेंड होते हैं, जो केंद्र सरकार पैसा देती है वो तो आ ही रहा है, उसके साथ साथ में किन्नौर में मैं बात करना चाहता हूँ। क्या जगत सिंह जी ये कहना चाहते हैं कि हमने पिछले दिनों 8 सड़कों के लिए 96 करोड़ रुपया प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना से पैसा लेकर आए और किन्नौर के इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि हमारी सांसद ने, कुमारी कंगना रनावत ने एक साथ 62 लाख रुपए किन्नौर को देने का काम किया है। 2023 के अंदर आदरणीय नड्डा जी ने एमपी, राज्यसभा के एमपी फंड से 20 लाख रुपए किन्नौर को देने का काम किया है। डॉक्टर सिकंदर ने 25 लाख रुपए किन्नौर को देने का काम किया, 22 और आज तक की मैं बात कर रहा हूं, पिछले 3 सालों के कार्यकाल में। डॉक्टर हर्ष महाजन जी ने 25 लाख रुपए किन्नौर में स्कूलों के लाइब्रेरी के लिए और अन्य एजुकेशन के काम के लिए देने का काम किया। यानी हम विपक्ष में रहते हुए भी केंद्र सरकार से पैसा लाने में सफल हुए हैं और हिमाचल प्रदेश को तो पैसा आ ही रहा है और हिमाचल प्रदेश को जो पैसा आएगा केंद्र सरकार की ओर से उसका 9% हमारा शेड्यूल्ड एरिया का अधिकार है। और मैं मंत्री के रूप में ये कह सकता हूं कि जगत सिंह जी पूरी तरह उसमें असफल साबित हुए और जो ट्राइबल का पैसा जो शेड्यूल्ड एरिया के अंदर लगना चाहिए था, ये तो असंभव बात है कि 140 करोड़ से आप 75 करोड़ तो हो ही नहीं सकता था। ये तब हो रहा है क्योंकि शेड्यूल्ड एरिया का जो पैसा है वो नॉन ट्राइबल एरिया में जा रहा है और जिस तरह से मुझे बताया जा रहा है कि ये जो है मुख्यमंत्री के क्षेत्र में जा रहा है शेड्यूल्ड एरिया का पैसा और जो मंत्री जिसको अधिकार दिया गया है ट्राइबल मिनिस्टर, वो मुखदर्शक बन के इसको जो है देख रहे हैं। और इसलिए जो है मैं ये कह सकता हूं कि जहां हम केंद्र से पैसा ला रहे हैं उसके साथ साथ हिमाचल प्रदेश के अंदर यहाँ के स्थानीय जो विधायक है, सरकार में मंत्री है, पूरी तरह से ट्राइबल का पैसा दिलाने में असफल साबित। इसके अंदर एक बात हमको समझने का है कि जो एफआरए के तहत जो जमीन मिलनी है, सबसे पहले तो यही जगत सिंह जी इसका विरोध करते थे जब हमने दिलाया। इनका कहना था कि ये पूरा अधिकार नहीं है, एफआरए के तहत जमीन जो मिलेगी वो आप उसको बेच नहीं सकते हैं, तो इसलिए जो है इसके तहत मिलना नहीं चाहिए, पहले इनका ये था। और जब हमने दिलाया और ये सरकार में आने के बाद नो तोड़ नहीं दिला पाए तो तब उसके बाद एफआरए के अंदर आए। और मेरा ये कहना है कि ऑफिसर्स के साथ जब तक आप बैठेंगे नहीं, आप स्वयं एक्ट को पढ़ेंगे नहीं, जब तक आप कन्विंस करेंगे नहीं, डीएलसी के अंदर जो नॉन ऑफिशियल लोग हैं उसके अंदर योग्य लोगों को नहीं भेजेंगे, एसडीएल के अंदर योग्य लोगों को नहीं भेजेंगे, तब तक जो है इसका समाधान नहीं होगा। क्योंकि ऑफिसर्स का मुझे आधा उनके मन में है कि जब तक भाई इसमें ये तो बहुत ज़्यादा अधिकार है ट्राइबल्स को, इसको नहीं मिलना चाहिए, एक ऐसा दिमाग में एक है, उसको दूर करने का काम किसका है? वहाँ के लोकल रिप्रेजेंटेटिव का है। जो मैं विधायक नहीं रहते हुए भी मैं उसको स्वयं उसको डिप्टी कमिश्नर साहब के साथ बैठता था, ऑफिसर्स के साथ बैठता था और स्वयं मैंने उस एक्ट को जो है पढ़ा है, उसके कारण हम कर पाए। और कहीं ना कहीं इनएफिशिएंसी तो है ही है मंत्री का, उसके कारण जो है एडमिनिस्ट्रेशन को चला नहीं पाए। सूरज नेगी जी, देखिए हमेशा से आप मंत्री जगत सिंह नेगी को लेकर हमेशा से हमलावर रहे हैं। मंत्री इस समय पॉलिटिकल करियर के सबसे पीक मोड पे है, मंत्री पद किन्नौर को मिला है और सुक्खू सरकार में जो है एक दिग्गज नेता के तौर पर, कद्दावर नेता के तौर पर जगत सिंह नेगी है। लेकिन पिछले जो चुनाव हुए हैं जिसमें 3 बार बीजेपी को हार का मुंह देखना पड़ा, तो ऐसे में बीजेपी इस सिचुएशन से कैसे बाहर निकलेगी? मंत्री का कद बढ़ रहा है और बीजेपी की किन्नौर की अगर बात करें तो बीजेपी तो गुटों में बटी हुई है, तो कैसे 2027 की नैया पार होगी बीजेपी की? आप का ये ठीक कहना है कि पिछले 3 विधानसभा चुनाव में लगातार हम हारे और 2022 के अंदर जिस तरह से वहाँ राइवल खड़ा किया गया
उसके कारण हम चुनाव हारे। लेकिन जब सरकार आई तो लोगों के मन में ये था कि भाई एक यहाँ से रिप्रेजेंटेटिव जाएगा, वरिष्ठ कांग्रेस के नेता है, मंत्री बनेंगे और किन्नौर का विकास होगा। और मैं ये कह सकता हूं कि 3 साल का जो कार्यकाल रहा है जगत सिंह जी का मंत्री के रूप में, पूरे एक असफल मंत्री के रूप में साबित हुए हैं। चाहे विकास के क्षेत्र में हो, चाहे एफआरए को दिलाने की बात हो, चाहे वो नोतोड़ को नहीं दिलाने की बात हो, यानी एफआरए के अंदर भी वो पूरी तरह से असफल साबित हुए हैं। और आज मैं किन्नौर में आपको ये कह सकता हूं कि आम आदमी ये कहता है कि अब मंत्री रहते हुए जो काम नहीं करवा पा रहे हैं, सूरत नेगी एमएलए नहीं रहने पर भी उससे ज्यादा पैसा लाने का काम किया है, विकास करने का काम किया है। और आज जो है किन्नौर के अंदर मैं ये कह सकता हूं कि 3-4 माफिया वहां काम कर रहे हैं। ठेकेदार माफिया हो, आप चाहे वो कबाड़ माफिया हो, चाहे वहां जो है कमीशन माफिया हो, यानी कि पूरी तरह जो अधिकारों की बात किन्नौर में एज ए मंत्री जगत सिंह जी को करना चाहिए था, वो पूरी तरह से असफल साबित हुए हैं। और दूसरी तरफ हम लोग जो है, जिस दिन से आज मैं विधानसभा चुनाव हारा, मैं दूसरे दिन रिकांगपिओ के अंदर, शहर के अंदर मैं लोगों से मिलता हुआ दिखा। और उसके बाद जो है भारतीय जनता पार्टी को हमने 3 साल में बहुत सशक्त किया है। और 3 साल के कार्यकाल के अंदर विपक्ष में रहते हुए, चाहे वो किन्नौर के विकास के मुद्दे हो, चाहे वो विमल नेगी जी के केस में जिस तरह से इन्होंने, जगत सिंह जी ने पूरा षड्यंत्रकारियों के साथ खड़े हुए हैं और उसमें भी एक्सपोज हुए हैं कि ये व्यक्ति सरकार में रहते हुए जो एक यहाँ स्थानीय व्यक्ति का साथ देना चाहिए, उनको ना देकर भ्रष्टाचारियों को दिया जा रहा है। और कहीं ना कहीं उस मुद्दे में पूरी तरह से इनकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर प्रश्न खड़ा हुआ है कि भ्रष्टाचार में कहीं ना कहीं ये जो है उनका साथ दे रहे हैं, तो कहीं इनका भी तो हाथ नहीं है। और किन्नौरे का साथ नहीं दिया गया। किन्नौर, ये जो है बहुत बड़ा मुद्दा आज किन्नौर के अंदर है। तो इसलिए विकास के साथ साथ हर दृष्टि से 3 साल में असफल साबित हुए हैं। और 3 साल में हम लोगों ने बहुत काम किया है। और आज धरातल स्तर पर आप किन्नौर के अंदर पत्रकार के रूप में आप जाकर देखेंगे तो ध्यान में आएगा, लोग ये बात स्पष्ट कह रहे हैं कि सूरत नेगी ज़्यादा पैसा लेके आए। एक मौका तो सूरत नेगी को भी देना चाहिए। इनको देख लिया। आज तक कांग्रेस वाले कहते थे कि भाई मंत्री बनाओ तो पता चलेगा, लेकिन मंत्री बनाकर भी देख लिया, किन्नौर के जो विकास के कार्य है वो बिल्कुल ठप पड़े हैं। 118 में ये कर रहे होंगे जो कर रहे हैं, लेकिन 118 से किन्नौर को कोई लाभ नहीं है। मंत्री रहते हुए टीएडीए आपका बड़ा होगा, तनख्वाह बड़ा होगा, लेकिन मंत्री बनने के कारण जो ट्राइबल्स के अधिकारों की बात होनी चाहिए थी, वहां पर क्षेत्र का विकास होना चाहिए, वो पूरी तरह से नगण्य दिख रहा है। इसलिए हम जो है 2027 के अंदर पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। मैं 2 साल पहले कह रहा हूं, आप रिकॉर्ड कर लेना, 2027 दिसंबर के अंदर जब रिजल्ट आएगा तो आपने पूछना। आज पूरी तरह से किन्नौर में कांग्रेस एक्सपोज हो चुकी है और जगत सिंह जी एज ए मंत्री और एज ए एमएलए असफल साबित हुए। नेगी जी, देखिए आप अक्सर फेसबुक पे कुछ ना कुछ पोस्ट करते रहते हैं। मैंने हाल ही में आपका एक पोस्ट देखा है जिसमें आपने लिखा था कि 2027 के चुनाव में 60 सीटें जो है वो बीजेपी की आएगी और 8 कांग्रेस की आएगी। लेकिन अगर हम किन्नौर की बात करें तो किन्नौर में वही मैं दोबारा कहूँगी कि अगर शायद 2022 में तेजवंत नेगी चुनावी मैदान में नहीं होते, शायद तस्वीरें कुछ और होती। पड़ोसी जिला लाहौल स्पीति में देख लीजिए, 2021 से लेकर 2024 तक जितने भी चुनाव हुए, चाहे उपचुनाव रहे राज्यसभा के, खैर राज्यसभा में तो आप लोग का बेनिफिट काफ़ी हुआ, लेकिन जो बाईपोल्स इलेक्शन हुए उसमें तो बीजेपी को कुछ हासिल ही नहीं हुआ। तो कैसे इस सिचुएशन को आप देखते हैं? जो आपने लिखा उसके पीछे क्या तथ्य है आपके पास? ये एक पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर, जिस तरह से आप एक बात कह रहे हैं कि बीजेपी के अंदर गुटबाजी है, गुटबाजी पता नहीं, हमें तो दिखती नहीं है। और हो सकता है आप लोगों के देखने का नज़रिया कुछ और हो। ये ठीक है कि बीजेपी के अंदर लीडरशिप तैयार होती है और जगह जगह में जो है लीडरों की कमी नहीं है, लेकिन आप 2024 की बात करेंगे तो 2024 में 4 सीटें हम लोगों ने जीती हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे यहाँ नेतृत्व की कमी नहीं है। और मैं इसी सोलन कॉलेज में 91 में क्लास रिप्रेजेंटेटिव का चुनाव लड़कर स्टूडेंट एक्टिविज्म में आया और 35 साल सामाजिक राजनीतिक जीवन में हुआ है।
ये राजनीति में काम करते हुए आप नेताओं के आशीर्वाद से ही आगे बढ़ते हैं, लेकिन हम लोग विचारधारा से जुड़े हुए लोग, और हिमाचल प्रदेश के अंदर बहुत बड़ी ताकत भारतीय जनता पार्टी की है। और जो 60 और 8 का जो आंकड़ा मैंने लिखा है, ये सिर्फ फेसबुक में सुबह सुबह उठे ध्यान में आया इसलिए नहीं लिखा है। पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर जो हम फीडबैक देखते हैं उसके आधार पर लिखा है। जिस तरह से मैं एक एग्जांपल आपको देना चाहता हूं कि भाई आज जो है जिला किन्नौर के बारे में आपने सवाल किया है, आपने कहा कि भाई वहाँ बीजेपी जीत नहीं रही। मैं कह रहा हूँ कि 2027 के अंदर जो टॉप 10 में जीतने वाले होंगे उसमें किन्नौर का विधानसभा भी एक होगा। और इसलिए जो है आज पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर, चाहे वो सुक्खू जी जो मर्जी गुटों की बात करें बीजेपी के अंदर, बीजेपी का एक ही गुट है, वो कमल का फूल है और सब उसके लिए काम करने वाले हैं। और नरेंद्र मोदी जैसे हमारे पास इतने बड़े नेता आज हमारे पास है और विश्व के सबसे बड़े राजनीतिक पार्टी है, निश्चित रूप से हमने जो है पूरे हिमाचल प्रदेश के फीडबैक के आधार पर ये लिखा है कि 60 और 8 का जो बात है ये जो है निश्चित रूप से 2027 में होगा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार। 2022 में जो 21 राइवल्स खड़े हुए उसमें 14 जगह ऐसे हुआ कि जिनके राइवल्स के कारण हम लोग हारे। और उसके साथ साथ एक हिमाचल प्रदेश में 1985 से जो एक ट्रेंड चल रहा है कि हर 5 साल के बाद सरकार बदलनी है और कहीं ना कहीं उसकी मार भी हमको पड़ी। तो इसलिए आप दूसरी तरह से देखेंगे तो ध्यान में आएगा कि 2027 में हमारी बारी है। जहां कांग्रेस का फेलियर है उसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी ने, हिमाचल प्रदेश की लीडरशिप ने पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर समय समय पर जनता से संबंधित मुद्दों को लेकर आंदोलन किए और विधानसभा के अंदर भी हमारी लीडरशिप ने पूरा जो है गवर्नमेंट को घेरा है। इसलिए हर दृष्टि से जो है 2027 में जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। ये छुटपुट घटनाएं हर पार्टी में रहती है, वो हमारे से ज़्यादा कांग्रेस के अंदर है और उन सब बातों से ऊपर उठकर भारतीय जनता पार्टी सरकार बनी। नेगी जी देखिए, बागवानों की बात भी हम कर लेते हैं क्योंकि आप किन्नौरा है और खुद आप बागवानी क्षेत्र से संबंध रखते हैं। सेब को लेकर एक आस थी बागवानों को केंद्र सरकार से कि जो इंपोर्ट ड्यूटी है उसे बढ़ाया जाएगा, लेकिन जो तस्वीरें आई वो बिल्कुल विपरीत आई। निर्णय जो है यहाँ पे बागवानों के हित में नहीं आया और 19 तारीख को तो प्रोटेस्ट भी हिमाचल में होने जा रहा है। तो आप कैसे देखते, क्यों आपको नहीं लगता कि केंद्र सरकार ने एक बागवानी होने के नाते मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपको नहीं लगता कि केंद्र सरकार ने आर्थिकी पर प्रहार किया है बागवानों के? इंपोर्ट ड्यूटी जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जब वाजपेयी जी थे तब से लेकर समय समय पर कम करती रही है। लेकिन उसके साथ साथ सबसे बड़ी बात क्या है कि हिमाचल जो सरकार आज वर्तमान सरकार है, इन्होंने सत्ता में आने के से पहले 10 गारंटियों की बात किया था। उसमें विशेष रूप से बागवानों के बारे में कहा था कि बागवान स्वयं तय करेंगे रेट। उस पर कोई बातचीत नहीं हुआ है। जैसे ये सरकार आई, इन्होंने जो है वो ठंडे बस्ते में डाल दिया और कहा कि ये तो असंभव है, ये तो हो ही नहीं सकता है। जब ये नहीं हो सकता है तो आपने चुनाव से पहले ये सारी बातें कैसे की? इसलिए जो इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने का समय समय पर कम ज़्यादा होता रहता है, इंटरनेशनल लॉज है, उसके कारण भी जो है पूरा इंटरनेशनल ट्रेड के हिसाब से सरकार को करना पड़ता है। लेकिन निश्चित रूप से हमारे प्रदेश नेतृत्व ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश छोटा सा है और यहाँ छोटे बागवान हैं, उसका नुकसान होता है, तो निश्चित रूप से हमारा लीडरशिप जो है उस पर बात। देखिए, ये जो सारी बातें हैं हमारे प्रदेश के नेतृत्व आदरणीय जयराम जी ने पूरा डिटेल में इसके बारे में बताया और प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी इसके बारे में बताया है। और मैं तो आज किन्नौर के बारे में बात करना चाहता हूँ, जहाँ की बहुत समस्याएं पिछले 3 साल के अंदर कटी है और ये सारे मुद्दों पर पैसा आ रहा है और जिस तरह की प्रक्रिया केंद्र सरकार की रहती है उसके अनुसार पैसा आ रहा है। लेकिन हमें दुख इस बात का है कि हिमाचल सरकार पैसा आने पर भी पैसा जो है मोदी जी ने भेजा है उसके लिए धन्यवाद नहीं करती, फिर ये कहते हैं कि ये तो हमारा अधिकार था, ये तो आना ही था। तो ये स्थिति है और प्रदेश और केंद्र सरकार, प्रदेश को जो है केंद्र सरकार से अच्छे मधुर संबंध बनाकर प्रदेश के हितों की बात करना। हिमाचल की लीडरशिप पूरी तरह से दिल्ली के अंदर डटे हैं और समय समय पर निश्चित रूप से हिमाचल की आवाज़ उठा रहे हैं और हिमाचल के अधिकारों को दिलाने का काम कर रहे हैं। लेकिन प्रदेश की सरकार के जो उदासीन रवैया है
उसके कारण चीज़ें जो जल्दी होनी चाहिए वो नहीं होती। मैं एग्जाम्पल आपको एक देना चाहता हूँ कि शदे मोदी जी के कारण एक वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम आया है, वो बॉर्डर एरियाज़ के लिए। हिमाचल प्रदेश के अंदर वो जो प्रोजेक्ट है सिर्फ और सिर्फ ट्राइबल एरिया के अंदर लाहौल स्पीति का एरिया लगता है और किन्नौर का एरिया लगता है। वाइब्रेंट विलेज में किन्नौर के 2 ब्लॉक्स आते हैं, पहले VADP के नाम से आते थे, और हिमाचल प्रदेश के अंदर जगत सिंह जी जो है उसके मंत्री है, और हिमाचल प्रदेश में क्योंकि ट्राइबल एरिया आता है इसलिए जो है वो ट्राइबल मिनिस्ट्री के अंडर उसको पैसा वाइब्रेंट विलेज का आता है। और अभी तक जो उसमें पैसा आना चाहिए था, जिस स्तर में आना चाहिए था, वो नहीं आया है। उसका कारण सबसे बड़ा है कि उसमें जो फॉर्मेलिटीज़ है लोकल लेवल पर होना चाहिए, जो प्रदेश के मंत्री को जो दिल्ली में जाकर विषय को रखना चाहिए, वो नहीं रख पाए हैं। और किन्नौर के जो यानी कि 27 पंचायतें पू के हैं, 24 कल्पा के हैं, और उसमें 2-3 पंचायतें नहीं हैं, लगभग बाकी सब पंचायतें हैं, वो सारे अभी उसमें जो वाइब्रेंट विलेज के फर्स्ट फेज में नहीं आ रहे हैं, जबकि सारे आने चाहिए थे। और उसका सबसे बड़ा फेलियर किसका है? सबसे बड़ा फेलियर अगर किसी का है तो यहाँ के मंत्री का है, ट्राइबल मिनिस्टर का है, उसको टेकअप नहीं करता। इसलिए जो मुद्दे हैं किन्नौर के जो या हिमाचल प्रदेश के जो भी मुद्दे हैं, जब वहाँ का लीडरशिप उसको ठीक तरह से टेकअप नहीं करेगा, और जगत सिंह जी बोलेंगे कि भाई ये केंद्र सरकार पैसा नहीं दे रही है, मोदी जी को गाली देने का काम करेंगे, लेकिन जो आपको वाइब्रेंट विलेज के ऊपर काम करना चाहिए वो नहीं हुआ है। उसके कारण किन्नौर के जो अधिकार है वो जो है वो समय पर नहीं मिल रहे हैं, जिस स्तर में मिलने चाहिए वो नहीं मिले। सूरत नेगी जी, मेरा आपसे आखिरी सवाल, अगर 2027 में कुछ अप्रत्याशित आपकी पार्टी में नहीं हुआ तो आप ही किन्नौर से कैंडिडेट होंगे। 2027 के लिए और मंत्री को हराने के लिए सूरत नेगी कितने तैयार हैं? जिस तरह से मैंने पहले कहा कि किन्नौर की जो सिचुएशन है, कुछ एक नैरेटिव सेट करने का प्रयास करते हैं, वो चाहे शिमला में हो, चाहे वो सोलन के अंदर हो, चाहे वो धर्मशाला में बैठ के हो, कि वहाँ जो है फलाना आदमी खड़ा हो जाएगा तो बीजेपी नहीं जीतेगी। लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि भारतीय जनता पार्टी, जहाँ मैंने पहले भी कहा संगठन के रूप में बहुत मजबूत हो, चाहे वो 3 साल के कार्यकाल में हमने चाहे आंदोलन की बात हो, चाहे अधिकारों के लड़ने की बात हो, चाहे वो जीना मरना जो भी वहाँ जो राजनीतिक कार्यक्रम होते हैं उसको हमने करने का काम एक बहुत बढ़िया तरीके से हमने किया है। और पिछले जो 5 साल का कार्यकाल हमारा रहा है, विधायक नहीं रहते हुए भी जो किन्नौर का विकास किया है, तो आज लोग याद कर रहे हैं कि हमारे समय में कोई भी गरीब आदमी का एक भी पेंडिंग जो है गृह अनुदान का केस नहीं था। आज महिलाएं कहती कि जब आप आते थे तो कोई भी महिला मंडल ऐसा नहीं है जिसने एप्लीकेशन दिया और पैसा नहीं मिला हो, कोई ऐसा युवक मंडल नहीं है जिसको पैसा नहीं दिया हो, कोई गांव में ऐसा व्यक्ति नहीं है जहां हम गए हो, वहां की समस्या बताए, उसका समाधान नहीं हुआ। आज हर दृष्टि से याद किया जा रहा है, और सरकार में जो मंत्री है वो कंपैरिजन करेंगे तो मिसिंग नजर आ रहा है। इसलिए आज जो है एक उसके साथ साथ एक ये बात जरूर है कि हमने सबको देखा है, एक मौका सूरत नेगी को भी मिलना चाहिए। तो हर दृष्टि से आज जो है किन्नौर जीत की ओर जा रही है। 2027 के अंदर आप ये मानकर चलिए कि जिस तरह का रुझान है, और 2 साल के अंदर जन मुद्दों को हम और उठाएंगे, और निश्चित रूप से 2027 के अंदर भारतीय जनता पार्टी किन्नौर में जीतेगी, और वहाँ से हमको निश्चित रूप से मौका मिलेगा। आज के रुझान और एक्टिविटी के माध्यम से भी, और वहाँ की जो वस्तु स्थिति है वो ये है, और इस दिशा में हम बढ़ रहे हैं। नेगी जी, उम्मीद करते हैं आपकी दावेदारी सुनिश्चित हो, और अग्रिम शुभकामनाएं आपको 2027 के लिए। आप धन्यवाद। हमें कीमती समय निकाल कर आप यहाँ पर हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।